आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं जितने एग्ज़ाम मैंने लिखे हैं इनमें से सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो सीटेट का एग्ज़ाम है, जो कि हमारा 31 जनवरी को होने वाला है। तो सीटेट से रिलेटेड जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप आसानी से सारे वीडियोस को देख सकें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारा जो रीट का एग्ज़ाम है जो कि अप्रैल में होगा, या जो हमारा यूपी टेट है उसमें भी अभी हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना इन प्रैक्टिस सेट में हम ज़्यादा फोकस सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस पे रखें। तो क्या विचार है आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना। तो दोस्तों फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इंग्लिश में भी मैं साथ के साथ बोल रहा हूं। कह रहा है कि अ नंबर इज लेस देन द हाफ ऑफ 100, यानी कि 100 के आधे से क्या है, कम है, एंड लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस। दहाई मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, 4 टेंस एंड 5 टेंस, इनके बीच में वो लाई कर रही है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज लेस देन इट्स टेंस प्लेस डिजिट। तो कह रहा है यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। यानी कह रहा है कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7 देन फाइंड द डिजिट्स ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। इनका प्रोडक्ट आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, लाइन लाइन पढ़नी है, 1 by 1 और उसको लिखते जाना है। कैसे, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है वो 50 से कम है, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो 4 टेंस यानी कि 4 दहाई, 4 दहाई का मतलब क्या, दहाई का मतलब मैंने 10 बताया था, और 5 दहाई के बीच में है। तो 4 दहाई और 5 दहाई का मतलब क्या कि वो जो नंबर है वो हमारा 40 और 50 के बीच में है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दहाई मतलब टेंस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 40 और 50 के बीच में क्या आता है। तुम कहोगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यही सब आते हैं ना भाई, क्लियर है। अब ये बात हमारे दिमाग में आ गई, तो फिर वो क्या कह रहे हैं, बोला इसके इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट इसके दहाई के अंक से कम है। मुझे बताइए ये यूनिट प्लेस डिजिट है, ये इस वाले से कम है? बिल्कुल कम है। ये भी कम है, ये भी कम है, ये बराबर है, कम नहीं है। और इसके बाद के आगे तो लेने ही नहीं है। क्यों नहीं लेने भाई? क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में ये बोला है कि वो कम है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बराबर है इसके। अब फिर क्या कह रहा था भाई, यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, डिजिट जो है नंबर का वो 7 है, तो भाई इसका तो 7 है ही नहीं, इसका भी 7 नहीं है। केवल एक यही नंबर ऐसा है जिसके डिजिट्स का सम क्या है, 4 और 3 7। तो क्या कह रहा था, इसके अंकों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई 4 गुना 3 कितना होगा, 12। तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था यहाँ पर। तो जैसा जैसा इसमें बोला वैसा वैसा आप लिखते चले, आपको आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, आपको करेक्ट बताना है कौन सा सही है। देखो यहां पर माइनस के साथ नंबर आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये लिखा है और ये लिखा है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो हम इस साइन को ऐसे लगा देंगे। ध्यान रखना पढ़ा इधर से जाएगा, 5 छोटा है 8 से। जिसकी साइड ये मुंह खुला होता है, ये मुंह इस साइड खुला है ना, तो इधर बड़ा लिखा हुआ है, और इधर ये मुंह बंद है यानी कि इधर छोटा लिखा हुआ है। अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखता कि 5 ऐसे, तो इसको क्या कहूंगा, यहां तो मैं कहूंगा 5 छोटा है 8 से। पढ़ा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, उर्दू पढ़ी जाती है राइट टू लेफ्ट, तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इधर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, इसको मैं क्या कहूंगा, 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। तो जिधर ये ओपन होता है वो बड़ी साइड होती है, तो 5 बड़ा है 3 से। तो यहां पर ये तो बात मैंने की पॉजिटिव नंबर के साथ। अगर यही काम ऐसा हो जाता -5 और -8, अब ये साइन किधर लगेगा, ध्यान दो, इधर में तो इधर लगा था, ये 5 छोटा दिख रहा था, लेकिन अगर ये ऐसे आ जाए तो फिर ये साइन ऐसे होगा। ध्यान रखना जो प्लस में होता है उसका अपोजिट नेगेटिव में होता है।
यानी कि जितना कम नेगेटिव होगा उतना वो बड़ा होगा, और जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना वो छोटा होगा। तो यहां पे मैं कहूंगा -5 बड़ा है, देखो इसकी साइड खुला है, तो -5 बड़ा है किससे? -8 से। क्या ये बात समझ में आ गई? तो माइनस में उल्टा लेके चलना है। तो मुझे बताओ, क्या -16 -15 से बड़ा हो सकता है? ये तो बात गलत है ना। मैंने कहा जितना नेगेटिव ज्यादा होगा उतना वो छोटा होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए जो है वो गलत है। -16 छोटा है -20 से, तो ये भी बात गलत है। पढ़ा तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। -16 कैसे छोटा हो सकता है -20 से? जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा छोटा होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है। इसको देखो, कह रहा -16 बड़ा है 1 से, ये तो वैसे ही पता लग जाएगा भाई, 1 से बड़ा कहाँ है, ये तो छोटा है। फिर बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा -16 छोटा है -3 से, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और मैंने बताया जितना माइनस में कम होगा उतना वो बड़ा होगा, और जितना माइनस में ज्यादा होगा उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा। अपोजिट होता है प्लस के। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़े भाई, तब तक करेंगे सोल्व। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। क्या कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 3 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है भाई। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 71। पूछ रहे नंबर्स क्या होंगे, संख्याएं क्या होंगी। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाए ना, तो आपको पूरी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी डिटेल के पीछे आप भागो, आपको तो आंसर चाहिए ना एग्जाम में। तो आंसर कैसे? उसने जब संख्या पूछ ली, दोनों नंबर पूछ लिए, छोटा और बड़ा, तो वो इन्हीं में से तो कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनसे आपने ऑप्शन सेटिस्फाइड करवानी है। कैसे? देखो, बड़ी संख्या का दुगना, तो मुझे बताओ यहां पे बड़ी संख्या क्या है? 43। तो इसका अगर मैं दुगना कर दूं तो कितना आएगा? 86 आ जाएगा। कह रहा है बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से, तो छोटी संख्या का 5 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 40। तो कह रहा है कि ये नंबर जो है ना इससे 3 ज्यादा है। तो मुझे बताओ ये तो 3 कहां, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये आंसर था ही नहीं। फिर से देखो, अब उधर बार बार नहीं पढ़ना, जैसा यहां पे किया वैसे यहां करो। इसका दुगना कितना होगा? 22। इसके 5 गुने से, इसका 5 गुना कितना होगा? 45। ये तो वैसे ही कम रह गया, ये तो है ही नहीं आंसर। इसका दुगना कितना हुआ? 28, और इसका 5 गुना कितना हो गया? 25। तो मुझे बताओ 28 जो है 25 से क्या 3 ज्यादा नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, तो फिर यही आंसर है। लेकिन हो सकता है ये ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाइड करे, तो इसको भी आपने चेक कर लेना एक बार। इसका दुगना बनेगा 34 और इसका 5 गुना बनेगा 5, और ये इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा है, 3 ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे कर लेते। हाँ, अगर और कोई ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाइड करती कि इसका बड़े का दुगना छोटे के 5 गुने से 3 ज्यादा, तो फिर क्या करते? फिर आगे पढ़ते। फिर ये वाली जो बात रहेगी ना, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का सम हम 71 देख लेते, तो ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपने बस यहां से पढ़ के यहां पे अप्लाई करना है, बस इतना सा काम आपने करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे ही लिखा हुआ है, अब उसको कैसे करेंगे। और जब भी नंबर पूछे ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। कुछ और पूछता तो फिर हमें हो सकता है डिटेल भी करनी पड़ सकती थी। तो देखेंगे कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा आगे तो क्या कह रहे हैं, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 6। यानी कि 2 अंकों का जो नंबर है उसके जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इफ 9 इज एडिड टू द नंबर देन इट्स डिजिट गेट इंटरचेंज, बदल जाएंगे। तो संख्या क्या है? देखो अब फिर से इसने संख्या पूछ ली ना, तो संख्या पूछ ली तो क्या करोगे? ऑप्शन से लगा दो ना भाई, जरूरी है डिटेल करनी। ऑप्शन 1 क्या है? 16, ये क्या है? 35, थर्ड ऑप्शन कितनी है? 43, एंड लास्ट ऑप्शन इज 23। अब पढ़ो क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की संख्या का जो है उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 6। 1 गुना 6, 6, ये बिल्कुल सही है भाई, ये हो सकता है। 5 तिये 15, ये तो नहीं हो सकता ना। 4 तिये 12, ये भी नहीं हो सकता, और 2 तिये 6, ये भी हो सकता है। ये 2 जो हैं ये इस पहली लाइन को सेटिस्फाइड कर रही है। फिर क्या कह रहा था, उस संख्या में 9 जोड़ने से, अब मुझे बताओ 16 में 9 जोड़ दूंगा तो ये क्या बनेगा? 25। तो मुझे बताओ इसके अंक पलटने चाहिए थे, डिजिट्स जो थे वो इंटरचेंज होने चाहिए थे, पर यहां तो इंटरचेंज हुए ही नहीं, तो ये आंसर है ही नहीं। इसमें जोड़ के देख लो 9, इसमें 9 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 32।
तो मुझे बताओ 23 का उल्टा नहीं हो गया क्या 32? बदल गए ना इसके डिजिट, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन डी आंसर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रखना आपने उसके लिए ये ऑप्शन से ही चलाने हैं जब तक संख्या पूछ लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और समझा दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, इसको याद रखना। मान लो कोई नंबर है 2 डिजिट का, ये है 43, कोई भी ले सकते हो, मैं एक दो एग्जांपल समझा देता हूं। ये नंबर है 2 डिजिट का 43, इसके डिजिट्स को अगर मैं पलट दूं तो डिजिट्स पलटने के बाद क्या बनेंगे 34, और इनको जब मैं सम करूंगा तो ये कितना आएगा देखो 77। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एक नंबर है 82, इसके डिजिट्स को पलट दो, कितना बनेगा 28, तो इनका अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 110। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर हमारा जो पहला ये जो नंबर था वो 43 था, इसका पहला अंक डिजिट जो है x है, दूसरा डिजिट क्या है y, तो जब हम किसी एक 2 डिजिट की संख्या को पलटकर एक नई संख्या बना लेते हैं तो इन दोनों संख्या का जो सम आएगा, जो टोटल आएगा, याद रखना वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 11 से। देखो 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट पलट दिए तो ये हो गया पलट के, अब इनका जो सम होगा ये हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से। तो आप इसको करके देख लेना जो बात मैंने बोली है। अब 11 से जब डिवाइड होगा तो मुझे बताओ 11 से डिवाइड होकर ये क्या देगा, ये 7 देगा, ये 11 से डिवाइड होकर क्या देगा 10 देगा। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्या होगा कि जो सम है ये क्या था, सम था, ये किससे डिवाइड होगा 11 से, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये उस संख्या के, यानी कि संख्या क्या थी, नंबर क्या था 43, उस डिजिट्स, उस संख्या के डिजिट्स का सम आपको देगा। देखो x प्लस वाई, अगर ये x है ये y है तो 4 और 3 7 आंसर बनेगा ना। क्या ये बात समझ में आई? फिर से देखो मैंने क्या कहा कि ये जो है ये हमेशा, ये जो सम है, ये सम था ना हमारा, ये सम हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से। जैसे ही मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, जो हमारा नंबर था, कौन सा था नंबर 82, इसके डिजिट का सम मिलेगा आपको। देखो 8 जमा 2 करूंगा तो कितना मिलेगा 10। क्लियर है? प्रैक्टिकली समझा है, इसको मैथमेटिकली लिखता तो 10x प्लस वाई करके मुझे लिखना पड़ता 2 अंकों की संख्या को। लेकिन यहां पर जो बात मैं बता रहा हूं बस इसको ध्यान से समझना कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट को पलट के हम एक नया नंबर बना लें और दोनों को ऐड कर दें तो वो जो सम आएगा वो हमेशा ही 11 से डिवाइड होगा, और 11 से डिवाइड करके जो वो आंसर देगा वो क्या होगा, जो हमने नंबर लिया था ना 2 डिजिट का, उसके डिजिट का सम वो आपको दे देगा। क्लियर है? इसी बात को डिफरेंस की टर्म में अगर देखा जाए तो एक बार वो भी समझा देता हूं कि मान लो कोई नंबर है हमारा 73, इसके डिजिट को पलट दो, कितना बनेगा 37, इनका जो डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा भाई 7 और 6 13, 3 और 3 6 36 आ गया। फिर से एक नंबर और ले लेते हैं, लेट नंबर इज 52, इसके डिजिट्स पलट दिए, कितना बना 25, इनका जो डिफरेंस होगा कितना बनेगा 2 और 2 4 27। तो ध्यान रखना ये जो डिफरेंस होगा, ये जो अंतर होगा, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा 9 से। तो अंतर डिवाइड होगा 9 से और सम डिवाइड होगा किससे 11 से। तो इसको याद रखना है। अब डिवाइड करके ये क्या देगा, देखो इसका आंसर कितना दिया 9 चौके 36, 4 दिया ना, और 4 क्या होगा, डिफरेंस होगा किसका, उस नंबर के डिजिट्स का। अगर ये x अंक है ये y अंक है तो x माइनस वाई क्या होगा, ये हमें 9 से डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लो यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ जो है ये 9 से डिवाइड हो रहे हैं और 9 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या दे रहा है 3 दे रहे हैं, और 3 क्या है भाई, ये अगर x अंक था ये y अंक था तो इस के दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 3 देगा। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 आपको देगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, कोई क्वेश्चन आएगा इसके बिहाफ पे तो वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है? तो सम हमेशा डिवाइड होगा 11 से और डिफरेंस हमेशा डिवाइड होगा किससे 9 से। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता था। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में जब संख्या पूछे ना, जब भी आपसे पूछे ना नंबर बता दो, ऑप्शन उठानी है, बस टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है? तो कब ऑप्शन उठानी है, कब ऑप्शन नहीं उठानी है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इन बातों को भी सीखना है आपने कि कब ऑप्शन लगाने हैं, कब डिटेल करनी है। क्वेश्चन क्या आपका, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर देन इट्स डिजिट गेट
इंटरचेंज, तो संख्या पूछ रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, संख्या पूछे तो भाई ऑप्शन से कर दो। मुझे बताओ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 5 और 4 9, सही है। 2 और 7 9, ठीक है। 6 और 3 9, 6 और 3 9, सारी ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रही हैं। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ 54, 27, 63, 36, तो सारी ऑप्शन इस पहली लाइन को सेटिस्फाइड कर रही है। फिर उसने कहा जैसे ही उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 27 जोड़ देंगे, तो भाई 27 जोड़ दो भाई। तो 7 और 4 11, 5 2 7 और 1 8। जैसे ही 27 जोड़ दिया तो अंक जो है वो पलट जाने चाहिए। तो मुझे बताओ यहां पर क्या पलटे हैं, नहीं पलटे हैं, तो ये आंसर था ही नहीं भाई। जैसे इसमें 27 जोड़ दूंगा 54 बनेगा, तो अंक पलटे नहीं पलटे। जैसे 27 जोड़ दूंगा तो 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 9, तो ये भी नहीं पलटे। इसके पलटेंगे, देखो 7 और 6 13, 3 2 5 और 1 6, तो 36 के अंक पलट के 63 बन गया ना, तो ये इसका जवाब था। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो अगर ये बात आप सीख गए तो मैं अभी जो पीछे सिखा रहा था ना, किसी को लग रहा होगा यार वो इस्तेमाल कहाँ होगा, करके दिखाते हैं भाई। देखो 2 अंकों की संख्या थी और उसके अंक पलट दिए। मान लो अब यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो आपको संख्या नहीं पूछी, ऐसा मान लो, बताऊंगा कि वो कहां इस्तेमाल होगा। यही क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन, लेकिन मैंने ऑप्शन में क्या पूछा, उस संख्या के जो 2 डिजिट का जो नंबर है उस संख्या के अंकों का प्रोडक्ट कितना होगा। तो ध्यान दो, अब नीचे यहां प्रोडक्ट लिखा होगा, ठीक है, यहां लिखा होगा ऑप्शन। अब ऑप्शन ए क्या होंगे, ऑप्शन ए में लिखा होगा 5 चौके 20, ऑप्शन बी में क्या लिखा होगा 2 सत्ते 14, ऑप्शन सी में लिखा होगा 3 छीके 18। ठीक है, क्लियर। ये ऑप्शन दोनों सेम थी ना, तो इसमें 18 की जगह कोई और ले लो, लेट इट बी 12, एक और अपने पास से ले लिया। ये कब है, मैंने कहा क्वेश्चन सारा सेम है। ठीक है, अगर वो पूछ लेता कि वो जो संख्या है उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बता दो, तो फिर अब क्यों यार, तो गुणनफल लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट लिखा हुआ ना, अब तो संख्या से नहीं चलेगा, क्योंकि संख्या होती तो मैं ऑप्शन से उठा के कर देता, जैसे मैंने ये किया। तो अब कैसे चलता है वो सुनो। देखो यहां पे एक 2 डिजिट का नंबर है और फिर उसके अंक पलट गए, ध्यान दो अंक पलटे हैं, कितना जोड़ने से, 27 जोड़ने से। तो तुम दिमाग से बस इतना सोचना यार, ये जो 27 है ये किससे कटता है। मैंने 2 चीजें बताई थी, सम जो है वो कटेगा किससे, 11 से, और डिफरेंस जो है वो किससे कटेगा, 9 से। तो तुम मुझे बताओ क्या 11 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ये 9 से तो कट रहा है। ये 9 से कटा तो इसका मतलब जो संख्या है उसके डिजिट का जो अंतर है वो 3 का होगा। बात समझ में आई। अब मैं तुम्हें संख्या बना के दिखाता हूं, ये संख्या जो बनेगी कैसे बनेगी। अगर संख्या का ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, और इन दोनों का अंतर अगर 3 है, तो मैंने कहा x को मैंने 1 ले लिया और y को मैंने 4 ले लिया, होगा ना पॉसिबल। मुझे बताओ अगर x 1 है y 4 है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 3 होगा ना। ये अब ये मत बोलना कि सर -3 होगा, अरे भाई इनके बीच का गैप देख रहा हूं मैं। अगर ये 2 है तो फिर ये 5 होगा, अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, ये 4 है तो ये 7 होगा। इधर लिख दे रहा हूं भाई, उधर फिर दिखेंगे नहीं ना। अगर ये 5 है तो ये 8 होगा, ठीक, ये 6 है तो ये 9 होगा, बस आगे नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर फिर ये 7 हो जाएगा ना तो फिर ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो फिर ये वाला जो है वो नहीं लेंगे। ये मैं क्या दिखा रहा हूं तुम्हें, नंबर बना के दिखा रहा हूं। बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लेता तो कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सीखना। मैंने कहा जब 9 से मैंने 27 को डिवाइड किया तो ये बचा 3, और 3 क्या होता है, मैंने अभी पीछे समझाया था कि जो हमारा 2 अंकों का नंबर है ना उसके डिजिट्स का डिफरेंस है 3। तो इसका मतलब मैंने नंबर बनाया, मैंने x को 1 रखा, देखो इसको मैं 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, और 3 गैप पे मैं अगला नंबर रखूंगा, क्योंकि मुझे 3 का अंतर चाहिए यहाँ पे। तो 1 और 3 4 रखा, 2, फिर ये 4 से 5 आएगा, 6 आएगा, तो आपको ऐसे मिलते जाएंगे। तो अब नंबर क्या बने, 14। 14 एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनो, मैंने कहा 14 एक ऐसा नंबर है, जैसे आप इसमें 27 ऐड करोगे, देखो 27 जैसे तुम ऐड करोगे ना, 7 4 11, 2 3 और 1 4, तो देखो इसके जो डिजिट हैं वो चेंज हो गए, पलट गए कि नहीं पलटे। तो ये नंबर मैंने बना के दिखाया तुम्हें। 25 एक ऐसा नंबर है, जैसे इसमें तुम 27 ऐड करोगे तो 7 और 5 12, 2 2 4 और 1 5, देखो इसके डिजिट जो है वो चेंज हो गए ना। इसका मतलब मैंने तुम्हें अब नंबर बना के दिखा दिए। अब समझो, अब इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन चलाते हैं। बोला संख्या के जो दोनों अंकों का योग है वो 9 है, तो मुझे बताओ 1 और 4 क्या ये संख्या हो सकती है। 1 और 4 ऐड करूंगा तो क्या 9 होगा, ये संख्या नहीं हो सकती। 2 और 5 नहीं हो सकती, 3 और 6 हो सकती है, 4 और 7 11,
भाई इनका जो टोटल है 9 बनना चाहिए ना, तो फिर ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब देखो 36 ही तो हमारा क्वेश्चन का आंसर था, मैंने तुम्हें नंबर बना के दिखा दिया, ठीक है। तो अब वो क्या पूछना चाह रहा था, कह रहा था जैसी तुम 36 में 27 ऐड करोगे तो इसके अंक पलट जाएंगे, और पूछ रहा था उस संख्या के डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, तो तुम बताओ 3 6 18, तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पता लगा। अगर संख्या पूछे तो क्या करना है, ऑप्शन उठा के चलाना है। अगर पूछे कुछ और तो फिर तुम्हें नंबर बनाना मैंने सिखा दिया, इसका कंसेप्ट इससे पीछे समझाया था। क्लियर है, फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ जी, करके देखा करो, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ना तो उसको करके देखा करो, और यहां से कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार फिर से देखा करो ध्यान से। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है भाई, रैशनल नंबर। सबसे पहले तो इसको समझो, ये नहीं समझ में आया तो कैसे बात बनेगी। परिमेय संख्या जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर होते क्या है भाई, सीधी सी बात, जो बटे में हो ना नंबर वही रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 2/3 ये कैसा है, रैशनल है। क्लियर है, अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा समझ में आ जाएगा। ऐसे नंबर जो बटे में लिखे हो वो रैशनल होते हैं। अच्छा फिर से देखते हैं, मुझे बताओ मैंने लिखा 0/3, क्या ये रैशनल होगा? ये बिल्कुल रैशनल होगा, बटे में है ना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 2/0 तो भाई ये रैशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, बट q है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, यानी कि ऊपर वाला 0 हो सकता है, ये सही है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर से मुझे बताओ क्या 5 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या भाई, 5 के बटे में 1 लिखा जा सकता है ना, तो बटे में लिखा गया ना, तो ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा मुझे बताओ 0.21 रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे? इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूं तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 बटे में लिखा गया ना। तो ऐसे नंबर जिनको हम बटे में लिख सकते हैं ऐसे, वो होते हैं हमारे क्या, रैशनल नंबर। क्लियर है, परिमेय संख्या होती है वो। तो कह रहा था निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? अब देखो उसने कहा 3/5 और 4/5 के बीच में, इनके बीच में इनमें से कौन सी नहीं आती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को करने के ना कई तरीके हैं यहां पर। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के टाइप को देख के मुझे जो लगा वो मैं आसान सा बता देता हूं। आप मुझे बताओ इनके बीच में कौन नहीं आ सकता, तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, लेकिन पॉइंट में मत कन्वर्ट करो। क्यों? इसका एक आसान तरीका है, ये सिर है, ये पैर है, इसके भी सिर पैर है, तो क्यों ना इसके पैर काट दें। पैर कैसे कटेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये बन गया 3 और ये बन गया 4। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, कह रहा है इनमें से कौन सी 3/4 के बीच में नहीं आती है। तो अब ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या लिख रहा है भाई, 7/10। ऑप्शन बी क्या है, 19/30। फिर कौन सी है, 2/3। उसके बाद है 16/30। अब ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई किया ना भाई, तो तुम ऑप्शन में भी 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, सभी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आंसर क्या बनेगा, 5 दूनी 10। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा, 3.5, 3.5 बनेगा ना। ठीक है, इसको करो 5 6 के 30, 6 तिये 18, 6 तिये 18, बचा कितना, 6 कम 6, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो मुझे बताओ ये भी इनके बीच में आ रहे हैं, ये भी इनके बीच में आ रहे हैं, इसकी बात करते हैं। ये कितना बना, 10/3, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी इनके बीच में आएगा, ये बन गया 5 6 के 30। अब मुझे बताओ 16 को 6 से भाग करूँ, या तो 2 तिया 6, 2 8 16 कर देना। तो जब भाग करूंगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3 दूनी 6, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो मुझे बताओ 2 पॉइंट कुछ तो इससे कम रह गया ना, इनके बीच में तो आया ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन ही इसका आंसर था, यानी कि 16/30 इसका जवाब था। मेथड और भी होते हैं, क्वेश्चंस के टाइप बदलने दो, तब मैं और मेथड सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको ऐसे कर सकते थे, और भी मेथड हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की नीड के हिसाब से देखते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे पता लगा कि यार ये सारे ऑप्शन लगभग कट रही हैं 5 से, तो मैंने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो
ये था आपका क्वेश्चन। हालांकि एक तरीका, चलो मैं एक्स्ट्रा बातें बता ही देता हूँ, जब पढ़ा ही रहा हूं तो फिर बता ही देता हूँ, क्या पता कहाँ काम आ जाए कौन सी। देखो अगर ये दो फ्रैक्शन है ना, 3/5 और लेट 2/3, ये दो फ्रैक्शन मैंने ले लिए, ठीक है। मैं पूछूं इनमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, तो इसको निकालने के तरीके देखो क्या, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो इधर 9 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो दो फ्रैक्शन को आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या, अगर मैं कह दूं यहां आ गया 23/25 और यहां आ गया 19/में लेट इट बी 21, ठीक है। 21 की जगह ना 23 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ना। अब मैं कहूं कि अब कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, तो अब सबको थोड़ी 23 गुना 23 पता होगा और 25 गुना 19 पता होगा। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया कि छोटे नंबर हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका अब मैं बताऊंगा यहां पे। क्या तरीका, आप मुझे बताओ इस 23 और 25 का जो गैप है वो कितने का है, 2 का। 19 और 23 का गैप कितने का भाई, 4 का। क्लियर है। तो मुझे बताओ अगर मैं इस ऊपर वाले नंबर को इस 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तुम कहोगे 11.5। इस ऊपर वाले नंबर को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं, 19 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 4 चौके 16, बचेगा 30, 4 सत्ते 28, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब मुझे बताओ इनको देख के कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा था, ये वाला छोटा है। तो ये है आपका दूसरा तरीका फ्रैक्शन को चेक करने का। तो यही चीज आप यहां पर भी लगा सकते थे। कैसे, 3/5 और 4/5 के बीच में गैप कितने का, 1 का, इधर कितने का, 2 का। तो 3/2 यानी कि 1.5, इसको डिवाइड करना है ना इससे, और इसको कहूंगे 4/1 यानी कि 4। तो 1.5 और 4 के बीच में इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर आप ऑप्शन को चेक करना जैसे मैंने यहां समझाया है। ठीक है, एक तरीका पीछे का हो गया, एक तरीका ये भी आप लगा सकते हो। और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं खूब सारे। ऐसे फ्रैक्शन दे देगा आपको, भिन्न दे देगा, कहेगा इनमें से छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो याद रखना इनको, तरीका मैंने समझा दिया और ये खास तरीका था जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। तो इनको चेक कर लोगे ना भाई, देखो डिफरेंस कितना है 3 का, तो 7/3, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो देखो इसके बीच में ही आएगा, 1.5 से बड़ा है ना 2 पॉइंट कुछ तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं दूसरा मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हाँ जी, अब देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि 800,880 इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, 800,880 इक्वल टू 8 × 10 की पावर x प्लस 8 × 10 की पावर y प्लस 8 × 10 की पावर z। ठीक है, यहां x y z पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब जो पूरी संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 ये पूरी संख्या है। ठीक है, x प्लस y प्लस z क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। कैसे, अच्छा मीडियम की दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को? ठीक है, दिक्कत आए तो बताना मुझे। अब मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं भाई 800,000, 1 2 3 4 5, 8 के आगे 5 जीरो है, प्लस में मैंने इसको लिखा 800, प्लस में 80। मुझे बताओ इसको ऐसा लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है, कोई आफत आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पे क्या लिखा है हमारा, 8 लाख प्लस 800 प्लस 80। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखूं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या मैं इसको 8 × 10 की पावर 5 ना लिख दूं? भाई जितनी जीरो है उसको पावर में बिठा दो 10 की, प्लस में इसको क्या लिखूं, 8 × 10 की पावर 2, इसमें 2 जीरो थी ना, तो 10 की पावर 2 बिठा दो भाई। 8 × 100 करूंगा 800 ही तो आएगा। और इसको क्या लिखूं, 8 × 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 क्या होगा, 10 ही होगा, तो 10 × 8 करूंगा तो 80 बन जाएगा, 100 × 8 करूंगा तो 800 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं लिख सकता हूं तो मुझे बताओ, यहां से देखो ये जो है इसकी वैल्यू दिख रही है तुम्हें, है ना? तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि x किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ये जो है क्या इसकी वैल्यू दिख रही है, y किसके बराबर हो गया, यहां से 2 के बराबर। ये वाली उठा रहा हूं भाई मैं। अब ये जो है z की वैल्यू क्या, z की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। अब किसी के मन में ऐसा आया
बोला सर जी ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको x मान लो, तो मान लो, क्या दिक्कत है भाई। इसको x मानोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको y मानोगे तो ये 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब इन सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट तो 8 ही आएगा ऐड करने से। तुम 5 जमा 2 जमा 1 कर लो या 1 जमा 2 जमा 5 कर लो, रिजल्ट 8 ही आना है। और ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बच्चा क्वेश्चन। तो इस तरीके से, और ये लिखने नहीं पड़ेंगे एग्जाम में, तुम्हें खुद देख लेना है। कैसे? तुम ये देखो कि भाई 8 इंटू 10 की पावर लिखा है तो इसके आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर 5 बनेगा, 10 की पावर 5 बनेगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पर 10 की पावर कितना दिख रहा है, 8 के आगे 2 डिजिट बच गए, यानी कि 10 की पावर 2 बनेगा, y की 2 आ गई। इसके आगे 1 ही है 8 के आगे, तो वहाँ से 1। तो बिना लिखे भी कर सकते हैं, समझाने के लिए इतना सब कुछ मैंने लिख के दिखाया। अब आगे क्या दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 1957 तब, और ये इसमें से माइनस करना है 1957 और इसमें से माइनस करना है -a9। ध्यान रखना ये a है और ये 9 है, दोनों एक जैसे से दिख रहे हैं शकल के। अब हो गई शकल अलग, ये a है ये 9 है, तो रिजल्ट कितना आएगा भाई 18b8। ठीक है, 18b8 रिजल्ट आ गया। तो बोल रहा है a और b का सम कितना होगा, a प्लस b। तो देखो बिल्कुल आसान सा पूछा। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, यहां पे 17 में से 9 जाएंगे तो इधर से मतलब इसका 4 बचा, एक इधर आ गया तो ये 17 बन गया। 17 में से 9 गए तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अब एक बात और देखो, यहां पे 8 लिखा हुआ है, ये वाला एक तो यूं का यूं लिखा और ये वाला 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे भी एक ले रखा है, इससे एक लेंगे तो ये 8 बनेगा और ये क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा, ये एक आगे दे देगा ना। तो 14 और यहां पे कुछ ये लिखा हुआ और यहां पे फिर ये फिर से एक अंक आ जाएगा। ठीक है, और ये जो अंक है यहां पर b लिखा हुआ है। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब 14 में से क्या जाए कि यहां वाला अंक आ जाए, तो मुझे बताओ। देखो मैंने कहा 14 में से, ध्यान से सुनना इस बात को, 14 में से कुछ गया तो क्या आ गया, b आ गया। ऐसे आया होगा ना भाई, अरे इस 14 में से ये माइनस करूंगा तभी तो ये b आएगा ना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 14 किसके बराबर आ गया, ये a उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये a प्लस b की वैल्यू आ तो गई 14। यही तो पूछ रहा था वो, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ठीक है, कभी तुम सोचो यार यहां पे क्या लिखूं कि यहां कुछ आ जाए, अरे क्यों सोच रहे हो इतना। आपको पता है इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आएगा, तो यही बात मैंने यहां लिख दी ना। तो ये इधर ले जाओ तो a प्लस बी इसका मतलब 14 बनेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला नंबर बन जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। तो ध्यान से करना था, कभी गड़बड़ कर दो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या गया। सारी बातें ना ऐसी भी होती हैं, कुछ बातें जो बिना सिखाए भी आप कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी एक पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू होती है जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर, इधर से चलते आ रहे हैं, -इन्फिनिटी से आ रहे हैं और इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूरे पूरे अंक हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए इनका। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ, अगर 0 से मैं कैलकुलेट करूं, इसका स्क्वायर करना, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब क्या है इसका, जितनी पावर होती है उतनी बार ये नंबर मल्टीप्लाई होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और 10 का मतलब 0 रिपीट होगी ना फिर 11 का स्क्वायर आएगा तो लास्ट में 1 आएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर करता हूं, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा, बोला सर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 इंटू -3 यानी कि 9, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, आंसर इज 9। तो अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो ध्यान से देखो, क्या 0 यूनिट प्लेस पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या 1 आ सकता है यूनिट प्लेस पे, तो बिल्कुल आ सकता है। क्या 2 आ सकता है, कहीं नहीं दिख रहा होगा, यही इसका आंसर था। कहीं दिख रहा है तुम्हें 2 आया है लास्ट में, कहीं भी नहीं आया। 5 तो आया ना,
ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप किसी इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो आपके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट प्लेस के डिजिट नहीं हो सकते। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो होते हैं लास्ट के डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होते। ठीक है, आप देख भी लेना करके, यहां मैंने लिखे हैं, आगे और चलाओगे तो ये आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले इसको समझो भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। अब आपको बता दूं, देखने में बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, जस्ट 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, सीधा आंसर आप लगा दोगे। लेकिन कैसे, पहले एक बार इसका कंसेप्ट समझ लो। ये गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको समझो। जैसे मैंने कहा एक नंबर है भाई 5, ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा रिजल्ट 1 आ जाए। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि ये क्वेश्चन मार्क कैसे मिलेगा, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना है, 1/5। तो ये जो 1/5 आया इसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। यानी कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए। ठीक है, ये होता है ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड कर दो। फिर से देखो, मैंने कहा 1/3 की किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो आप क्या कहोगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको तुम इधर ले जाओगे तो 1 × 3/1 यानी कि 3। जब भी चीज गुणा वाली होती है, मल्टीप्लाई वाली, तो इधर जाके वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक है, तो यहां से 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से करूंगा तो क्या 1 नहीं आ जाएगा। अगर मैं 1/3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या 1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूं, जैसे मैंने कहा -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसको इधर ले जाके लिख दो तो ये 3/2 हो गया और ये माइनस का साइन भी इसके साथ ही रहेगा, तो -3/2। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर -2/3 की मल्टीप्लाई मैं -3/2 के साथ कर दूं तो देखो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और आंसर कितना बन गया, 1। क्लियर। तो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से इसका रिजल्ट 1 हो जाता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो जिनको मैंने सर्कल किया है ये सारे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्या ये बात समझ में आ गई थी। ठीक है, तो अगर अब ये समझ में आ गया था तो मुझे एक बात बताओ भाई, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन -3/√3 -√2। क्लियर है। मुझे बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि रिजल्ट 1 आ जाए। तो तुम कहोगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये चीज इधर आके पलट जाएगी, यानी कि √3 -√2 -3। तो इसका मतलब माइनस आएगा इसमें। तो माइनस देखो, केवल एक ही ऑप्शन में माइनस लिखा हुआ है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई। तो देखा कितनी देर लगी क्वेश्चन को करने में। तो एग्जामिनर का मेन मोटिव यही होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर के लिए कैसे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, सोल्व करवाना मोटिव नहीं होता। हालांकि मैं इसको समझा देता हूं, किसी को लग रहा होगा बोला सर इसमें तो माइनस है इसमें तो प्लस है, फिर ये वाला आंसर कैसे हो गया। मैंने भाई कैसे बताया कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, तो इसकी वैल्यू इसको पलटा के लिखेंगे तो माइनस इसमें होगा ना साथ में, जैसे अभी मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख के दिखाया था। तो माइनस होगा तो माइनस केवल एक ही ऑप्शन में, इसलिए यही इसका आंसर था। लेकिन अगर मोर देन 1 ऑप्शन में माइनस आ जाता तो अब मैं इसको एक बार डिटेल से भी आपको समझा देता हूं कि यही आंसर क्यों था। ठीक है, किसी को लग रहा होगा भला सर इसमें माइनस है प्लस है, कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, समझते हैं हम इसको। उसने कहा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं समझा देता हूं। मुझे बताओ, इसको देखो, सिर्फ -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट 1 आ जाए, तो इसको ना पलट के लिख दो, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो, इसको अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से -3 कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। क्लियर है। अब इसको देखो,
मैंने कहा √3 माइनस √2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो तुम्हें क्या आंसर मिलेगा 1/√3 माइनस √2। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। किसी को फिर भी नहीं समझ में है ना, तो ऐसे करके देख लेना जैसे मैं भी लिख रहा था। क्या मैंने कहा √3 माइनस √2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 1 में ये वाली वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। किसी को दिक्कत आए तो वो ऐसे लिख सकता है, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस सीधा ये सोचा करो इसको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इतनी सी बात थी। इसको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गए, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम आ गए। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सोल्व करते हैं, तो इसका क्या बनेगा -1/3। भाई इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये माइनस इधर लगा दूं उधर लगा दूं इसके साइड में लगा दूं सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/√3 माइनस √2। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान दो ये नीचे आ जाएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो -1/3 इंटू में ये ऊपर चला जाएगा तो √3 माइनस √2/1 ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ये देखो -1 तो आएगा ही आएगा, और 1 गुणा ये करूंगा तो यही रहेगा, 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ना मिटा के ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ठीक, अब यहां पे ये आ गया, लेकिन आंसर में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा तुम्हें। ठीक है, अगर दिख भी रहा है तो ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन यहां पर ये प्लस है लेकिन यहां माइनस है। तो अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको सोल्व कैसे करते हैं भाई, इसके लिए हम इसको ना रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, कैसे होता है रेशनलाइज भाई, सुनो, जो ये माइनस का है ना इसको प्लस का लिखना, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। अगर ये माइनस का है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा प्लस का, इसी के साथ मल्टीप्लाई इसी के साथ डिवाइड, और देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परिमेयकरण। अब यहां पे क्या बनेगा, एक चीज ऊपर माइनस के साथ है एक प्लस के साथ है, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, इसको मत देखो। एक चीज माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो ये फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का, जो कि क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो देखो एक बार ये माइनस के साथ एक बार ये प्लस के साथ, तो इसको रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं इसको, देखो क्या बनेगा, इसको लिखा a² माइनस b²। ठीक है, अपोन में नीचे क्या बनेगा 3 इंटू में √3 प्लस में √2, और ये वाला माइनस तो साथ चल ही रहा था, इसको तो साथ रखो ही। ठीक है, अब देखो भाई स्क्वायर से ना स्क्वायर रूट कटता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, याद रखना इस बात को। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1 बटे में, नीचे क्या बचा, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 3 इंटू में सॉरी प्लस में √2, ये बच गया, और माइनस तो साथ में चल ही रहा है ना, ये वाला माइनस तो है ही। तो देखो क्या ये आंसर आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है देखो 1/3 इंटू √3 प्लस √2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल से भी सोल्व करके दिखाया, लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करना होता, आप जस्ट इसका जो मैंने कंसेप्ट समझाया उससे हेल्प ले सकते थे। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका आंसर रहेगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। कह रहा था n के विषम पूर्णांक होने पर, कह रहा है कि अगर जो n है वो हमारा ओड इंटीजर्स हो, ठीक है, विषम मतलब ओड, तो निम्नवत संख्याओं में से कौन से सम पूर्णांक है, तो कह रहा है इनमें से जो नीचे लिखी हुई है इनमें से कौन सा हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर बनेगा। पॉजिटिव नहीं लिखा, सम पूर्णांक, सम का मतलब इवन, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, तो कौन सा आपका इवन इंटीजर बनेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई n क्या लेना है आपने, ओड लेना है, यानी कि विषम लेना है। n को क्या लेना है, ओड लेना है। तो मुझे बताओ 3n माइनस 8, पहला ऑप्शन ये है ना 3n माइनस 8। तो मुझे बताओ अगर n को 1 ले लूं, n क्या ले लूं 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 एकम 3, और 3 में से 8 जाएंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा -5। तो -5 क्या एक सम संख्या इवन नंबर आ रही है, तो तुम कहोगे नहीं सर ये तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो आंसर नहीं है। फिर से देखते हैं, 5 इंटू n² प्लस में 4, और n को मैंने कहा 1 ले लो क्योंकि n हमने ओड लेना है भाई, तो n को 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू 5 करेंगे 5 प्लस 4 कितना बनेगा 9। तो क्या ये सम संख्या आ रही है, नहीं आ रही है, ये भी आंसर नहीं था।
फिर देखो 3n² प्लस में 5, मुझे बताओ n को 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 5 8, क्या ये सम संख्या आई? तो फिर यही आंसर आया। ठीक है, किसी के मन में होगा बोला लास्ट वाले से आ गया, तो देख लो ना फिर आएगा कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4, 4 प्लस 5 9, ये तो आया नहीं ना, तो फिर ये तो आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। तो ध्यान से पढ़ते रहना और क्वेश्चन को करते रहना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो बड़ा हिंदी का आ गया पूरा, बहुत ज़्यादा लाइनें लिखी हुई हैं। कोई बात नहीं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। सीटेट वालों चौकन्ने हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी तुम सोचो ये क्या आ गया, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही है। ठीक है, कई बार लिखो तो कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही है ये ढूंढना है। मुझे बताओ, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3, 1 बाई 1 पढ़ रहे हैं सारे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 3 ओड नंबर ले लो, 1 3 5, तीनों ही विषम है, इनका प्रोडक्ट 5 3 15, ये तो ओड आ गया, पर वो तो कह रहा था ये सम आ जाए, तो ये तो गलत है ना, तो ये सही नहीं है। आगे बढ़ चलो, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर, एक सम संख्या 8 और एक विषम संख्या 5, और इनका जो अंतर है। अच्छा एक बात और भाई, मैंने 1 3 5 माने, यहाँ पे 8 5 माना, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि मानेंगे, कुछ भी मान लेना, पर होनी चाहिए ऐसी। उसने कहा एक सम संख्या यानी कि एक इवन नंबर होना चाहिए और एक विषम संख्या यानी कि एक ओड नंबर होना चाहिए। फिर कह रहा है इनका अंतर जो है एक सम संख्या हो सकता है, हो सकता है। दिख रहा है तुम्हें सम संख्या? नहीं, ये तो गलत है, ये इवन होना चाहिए था। फिर क्या कह रहे हैं, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल, 2 विषम संख्या ये ओड नंबर 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर का योगफल एक सम संख्या होगा। तो देखो भाई क्या होगा, 7 5 12 और 4 16, ये तो सही आ रहा है, सही आ रहा था, फिर यही आंसर है। ठीक है, आया समझ में? अब किसी को लग रहा होगा बोला लास्ट से तो नहीं आ जाएगा, देख लो एक बार फिर भी, हालांकि जब आंसर मिल जाए ना तो तभी छोड़ देना। 3 विषम संख्याओं का योगफल, 3 विषम संख्या क्या है, 3 5 7, तीनों ओड नंबर है। कह रहे द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो मुझे बताओ 5 और 3 8 और 7 15, क्या ये इवन आया? नहीं, ये तो ओड आ गया, विषम आ गया, तो ये भी गलत है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे कर करके देख लिया करो, 1 बाई 1 पढ़ना शुरू कर दिया करो। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, यहां क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या 5/19, मैंने कहा था परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, ठीक है, जो बटे में लिखा होता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। वह इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कह रहा है कि एक रैशनल नंबर है, इसके एडिटिव इनवर्स के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट समझो। यहां पर ये चीज नहीं आ गई, क्या नहीं आ गया भाई, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। मैंने एक नंबर लिखा फिर से 5, मैंने कहा इसमें क्या ऐड कर दूं कि ये 0 हो जाए। ध्यान रखना, एडिटिव इनवर्स में तो 0 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस बात को याद रखना। तो तुमने कहा कि भाई इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूंगा तो ये 5 इधर आके क्या बनेगा, -5। इसका मतलब इस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। तो जैसे ही 5 में -5 को ऐड करूंगा, देखो करके देखो, अगर 5 में मैं ऐड कर दूं किसको, -5 को, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो फिर देख लो। मैंने कहा -7 में क्या ऐड कर दूं कि ये 0 बन जाए। तो देखो ये समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है यहां पे कि भाई यहां क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, ये माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि 7 अगर -7 में ऐड कर दोगे तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। मैंने कहा 2/3 में क्या ऐड कर दूं कि ये 0 हो जाए। क्लियर है? तो तुम कहोगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये चीज उधर जाएगी, तो ध्यान रखना ये प्लस वाली है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पलटना नहीं है जैसे वहां था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में क्या है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2/3। तो ये जो मैंने किए हैं सर्कल, ये हैं हमारे एडिटिव इनवर्स।
आगे होगा समझ में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं 1 बाय 1 और फिर इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, एक परिमेय संख्या यानी कि बटे वाली संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक तो बात। वह इसके योज्य प्रतिलोम, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि इसके साथ क्या ऐड कर दूं कि ये 0 बना दे, तो तुम इसको क्या लेना, ये प्लस का था तो तुम क्या लेना, माइनस का। याद करो अभी मैंने समझाया था, ये 5 था तो दूसरा क्या बना था, -5। ये -7 था तो दूसरा क्या बना था, 7। ठीक है, ये बने थे ना इनके एडिटिव इनवर्स, तो यहां पे तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो क्या कह रहा था, एक रैशनल नंबर और इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल यानी कि इनके प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कर दो ना भाई। प्रोडक्ट करूंगा तो 5 पंजे 25 माइनस के, और 19 का कितना बनेगा, 361। 19 गुना 19 करोगे तो 361 बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब तो ये मैंने प्रोडक्ट कर दिया, यहां तक हो गया सोल्व। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो मुझे बताओ इसको मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा था ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट के लिख देना और ये इसका आंसर आ गया। तो दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। क्लियर, आगे समझ में। और कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बता देना भाई। ठीक, 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। ठीक है, 0 हाउ मेनी टाइम्स अकर्स इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। तो भाई याद रखना, अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, 1 से 100 तक अगर हम गिनती लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, तो याद रखना भाई 0 जो है वो 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 11 बार। 1 जो है वो 21 बार आएगा। कितनी बार, 21 बार। उसके बाद 2 से लेके 9 तक, ये बच गए ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे कितनी बार आएंगे, 20 बार। तो इस बात को याद रखना भाई, 0 आएगा 11 बार। फिर भी किसी के मन में डाउट हो ना, एक बार लिख के देख लेना। ठीक है, लिख के कैसे देखोगे, अब 0 कितनी बार चेक करोगे तो तुम्हें पता है 10 में आएगा, 20 में, 30 40 50 60 70 80 90 100। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ही एक्स्ट्रा 11, तो 11 बार आया ना। इसी तरह से 1 भी लिख सकते हो, 21 बार आएगा, और 2 से 9 के बाकी जो अंक हैं वो सारे 20 बार आएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, 0 पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, करो भाई फटाफट करो। क्या कह रहा था, अब ये पिछली क्लास में सिखाया था, देखो किस किस का आंसर सही आएगा, फटाफट करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। 1715.271 में 7 की प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। 7 की प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो मुझे बताओ, यहां पे 7 है, इसके आगे कितने हैं, 2, तो 2 0 लगा दो। यहां पे 7 है, ये कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो बटे में क्या लगा दो, 100। याद करो सिखाया था मैंने, कहा था इस 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2/10, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7/100, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1/1000। ठीक है, आगे समझ में। डेसिमल से जितनी दूर हो ना, ये डेसिमल से फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 0, ये डेसिमल से 2 पोजीशन दूर है तो इसमें 2 0, ये 3 पोजीशन दूर है 1 2 3 तो 3 0। याद रखना इसको। क्या कह रहा था, इन दोनों का अंतर, डिफरेंस पूछ रहा था भाई। डिफरेंस पूछ रहा था तो तुम निकाल दो, एलसीएम तुम लोगे 100, इसके पैर लगा लो, फिर क्या कहोगे 1 2 3 4 माइनस इधर से क्या कहोगे 7। 1 से कटा 100 पे, 100 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा। 100 से कटा 1 पे, जितने पे कटा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 6999 और यहाँ पे 3/100, और यहाँ से 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो 699.93, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सिखा दिया था तुम्हें, आ जाना चाहिए था अब तो। उसके बाद अगला पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, बताया था ना पिछली क्लास में क्या होती है। अब देखो एक बार, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से। ऐसे नंबर जो 1 से और अपने आप से कटते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब पढ़ो ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्राइम नंबर एक सम संख्या होती है। कह रहा है कि क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, यानी कि क्या होती है वो पूछना चाह रहा है। एक सम संख्या होती है, होती है भाई, अभाज्य संख्या सम होती तो है, ये है तो सबसे छोटी। फिर एक विषम संख्या होती है,
भाई ओड नंबर भी होता है, ठीक है। एक संयुक्त संख्या होती है, संयुक्त का मतलब जिसमें दोनों आ जाए, इवन और ओड, तो इवन और ओड दोनों तो आ रहे हैं, तो फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, ये भी सेटिस्फाइड कर रही है, सेकंड ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रही है, थर्ड ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रही है। अब तुम तीनों मत लगा देना, क्यों, तीन तीन थोड़ी आंसर होंगे, आंसर तो एक ही होगा, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये ध्यान से करके आना था। पता लगा पहला ही पढ़ लिया भाई, एक सम संख्या होती है अभाज्य संख्या, तो सम होती तो है अभाज्य संख्या में, सबसे छोटी यही तो है, पिछले उसमें भी बताया था मैंने, ठीक है। संयुक्त का मतलब जिसमें दोनों आ जाए, इवन भी और ओड भी, तो इवन और ओड दोनों आ तो गए, तो सारी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो भाई डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है कि 1 से 30 तक संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। तो अब इसको कैसे याद रखना है वो भी सुन लो। 1 से 100 तक, फ्रॉम 1 to 100, टोटल कितनी अभाज्य संख्या आती है, याद रखना 25। कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई, मैं क्या बता रहा हूं सुन लो, 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर आते हैं, याद रखना है आपने, 1 to 125। 1 से 50 तक कितने आते हैं, फिर ये आते हैं 15, ठीक है, इसको भी याद रखना। 1 से 50 तक 1 to 50 कितने आएंगे, 15 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आएंगी। 1 से 25 तक कितने आते हैं, इसको भी याद रखना, ये आते हैं भाई 9, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट हो ना तो फिर लिख के देखना ऐसे, फिर है ना ऐसे लिख के देखना, 13 के बाद फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 29 आएगा, ठीक है। कहाँ तक देखने थे, 25 तक देखने थे ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो यही तो हुए, 9 ही तो हो गए, काउंट करके देख लो सारे, अभी काउंट करे थे मैंने। ये और एक एक्स्ट्रा हो गया, ये कहां तक आया, 30 तक। हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो जिसको नहीं पता वो तो सारे लिख के गिनेगा, और जिसको ये बातें पता होंगी तो उसको पता है भाई 25 तक तो 9 आते हैं, और 25 के बाद एक 29 हो रहेगा, 29 हो रहेगा, तो 9 और 1 10 प्राइम नंबर आएंगे 30 तक। ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा। तो फायदा होगा इन चीजों का, याद होंगी तो फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम पहुंच गए स्टार्टिंग पर। तो इसका मतलब आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हुआ। कई सारे नए क्वेश्चन मैंने बताए होंगे। अगर मेरी स्पीड पढ़ाने की स्लो है तो वीडियो फास्ट करके देख लेना, मेरी स्पीड फास्ट है तो वीडियो को प्लेयर में से स्लो करके देख लेना, ठीक है, पर ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और जो नए हैं भाई स्वागत है आप सभी का पहले तो, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।